100 प्रश्न आज के इसी क्लास में आपको करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट, क्योंकि आपका पेपर अभी होने वाला है, तो पेपर से पहले ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, बड़ी आंत की लंबाई साथियों 1.5 मीटर होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए बड़ी आंत इसको बोला जाता है, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई जो है वो कम होती है। यही अगर छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछे तो लगभग 4.5 से 5.5 मीटर तक है ना, लगभग 4.5 से 5.5 मीटर तक जो है ना लंबी होती है छोटी आंत, याद रखना। और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीभ का कार्य क्या होता है? साथियों जो जीभ होता है ना हमारे मुंह में, उसका कार्य क्या होता है? तो देखिए भोजन में लाला रस को मिलाने में सहायक होता है जीभ, भोजन को निगलने में मदद करता है जीभ, इसके अलावा भोजन के स्वाद को अनुभव करने में भी सहायता करता है जीभ। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है जीभ के प्रमुख कार्य हैं। आगे देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? तो साथियों याद रखना, विखंडन कहलाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं, यानी इनमें से कौन जलीय प्राणी है? तो देखिए उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि मछली भी जलीय प्राणी है, कछुआ भी जलीय प्राणी है और मगरमच्छ भी जलीय प्राणी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? साथियों पेपर से पहले ये जो 100 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये आपके पेपर में बहुत ही मददगार होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों कई बार आगे भी पूछ चुका है और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो याद रखना करेक्ट आएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ही सबसे पहले विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। आगे देखिए नेक्स्ट है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? अब देखिए विद्युत सेल जो होता है ना साथियों, बैटरी, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? तो भाई 2 टर्मिनल होते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 टर्मिनल। आगे देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी, जिससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जलीय वनस्पति कौन सा है? देखिए इनमें से कौन सा जलीय वनस्पति है? तो हाइड्रिला, कमल, ये दोनों तो जलीय वनस्पति है ना, जल पर उगने वाले वनस्पति हैं, जल पर उगने वाले पादप हैं। तो क्या आंसर बताओगे? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति कौन सा है? अब मरुस्थलीय वनस्पति का मतलब यह है कि जो रेगिस्तान में उगता है। तो भाई रेगिस्तान में उगने वाला जो वनस्पति होता है उसको तो हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, लेकिन यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ग्वारपाठा आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए ग्वारपाठा, जो कि मरुस्थलीय वनस्पति है। बाकी नीम, कमल, बरगद, ये तो साथियों जहां पर वर्षा होगी, जहां पर आर्द्रता होगी, वहीं पर ये पौधे उगेंगे। लेकिन ग्वारपाठा एक ऐसा वनस्पति है, एक ऐसा पादप है जो कि मरुस्थलीय वनों में पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं किसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो पत्तियां जो है ना कांटों में रूपांतरित होती है किसमें, यानी वो कौन से पौधे हैं जिनकी पत्तियों में कांटे होते हैं? अब जीरोफाइट्स में होते हैं, यानी रेगिस्तानी पौधों में होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद, मरुद्भिद बोलते हैं इसको, यही अंग्रेजी में होता है जीरोफाइट आपका। आगे देखिए नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? अब देखिए मलेरिया तो मच्छर के कारण होता है भाई। अब मच्छर के कारण तो होता है, लेकिन वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। और मच्छर के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, रोनाल्ड रॉस भाई साहब ने भाई सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कि वायरस के कारण होता है? तो देखिए वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स, पोलियो, खसरा, ये सभी तो वायरस के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। वायरस की बात करें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु, जिसकी खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने। और सबसे पहले वायरस की खोज किस बीमारी में हुई थी? तो मोजेक बीमारी में। मोजेक आपने पढ़ा होगा, तंबाकू का मोजेक रोग, ठीक है, जो कि वायरस के कारण होता है। तो ये जो मोजेक बीमारी है ना, इसी में सबसे पहले वायरस की खोज की गई थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, हिमोफिलिया रोग की वाहक स्त्री होती है, परंतु ये रोग नहीं होता है किसको? अब देखिए यहां करेक्ट आएगा स्त्री को। हिमोफिलिया जो रोग होता है ना, हिमोफिलिया जो कि रक्त को प्रभावित करने वाला एक रोग है, ये साथियों इस रोग का वाहक तो स्त्री होती है, परंतु ये रोग स्त्री को नहीं होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, स्त्री को हिमोफिलिया नहीं होता है।
लेकिन ये हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होती है? तो भाई स्त्री ही होती है, लेकिन ये रोग स्त्री को नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तो साइंस है, यही तो साइंस का लॉजिक है। चलिए साथियों, क्लास अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखिए, किस रोग के हो जाने पर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? इनमें से कौन सा रोग अगर हो जाता है, और बाय द वे अगर किसी को चोट लग जाता है, जिस व्यक्ति को है वो रोग, और उसको अगर चोट लग जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो अभी मैंने आपको बताया हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, अगर ये रोग किसी को हो जाता है और कहीं पर उसको चोट लग जाता है, जिस चोट के कारण खून निकल रहा होता है, तो भाई वह खून नहीं रुकता है। याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। आगे देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो देखिएगा, यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए, पराश्रवी। ऑप्शन नंबर ए, पराश्रवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिशुलिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है, यानी शिशुलिंग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी का ही करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना, यानी जिसको आप बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी आपने पढ़ा होगा, ईसीजी, इसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो भाई हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, हृदय की जांच के लिए। आगे देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? यानी डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो साथियों डबल हेलिक्स का मॉडल है, ये किसने दिया था या इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए, यहां आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या होता है? अब देखिए, भोजन को पचाने के लिए इनमें से कौन सा तत्व है जो कि अति आवश्यक होता है? तो याद रखिए, एंजाइम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम याद रखिए। आगे देखिए, स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अब देखिए, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, जैसे कि हम आप स्तनधारी प्राणी हैं, तो भाई स्तनधारी के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखना, यूरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछे कि मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे? यूरोक्रोम के कारण। याद रखना, यूरोक्रोम के कारण मानव के मूत्र का रंग जो है भाई वो पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? यानी इनमें से कौन सा एक खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा यहां गाजर। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है साथियों। याद रखना, विटामिन ए जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसकी खोज की थी मैकुलन ने, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? अब देखिए, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं साथियों पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि जिसको हम अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि की बात करें तो ये कहां पर होता है? हमारे ब्रेन में होता है, यानी हमारे मस्तिष्क में होता है। देखिए, हमारे मस्तिष्क के ये आधार में होता है, बेस में, आधार में, ठीक है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और याद रखना, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृषण ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी पुरुष सेक्स हार्मोन हम बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो क्या बताओगे? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? अब फास्फोरस की प्राप्ति कहां से होती है? मीट, मछली, ठीक है, ज्यादातर मांस से ही जो है फास्फोरस मानव शरीर तक पहुंचता है। अब जो मांस मछली नहीं खाते हैं उनको फास्फोरस कहां से मिलेगा? तो दूध से। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दूध, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डायबिटीज यानी मधुमेह, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी, ठीक है। तो भाई जब किसी को मधुमेह या डायबिटीज या शुगर होता है तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियाज यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेंक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि। याद रखना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सा रोग है जो कि पानी के माध्यम से होता है? तो साथियों, पानी के माध्यम से होने वाला रोग है हैजा। ऑप्शन नंबर डी, दस्त, हैजा, ये सब पानी के माध्यम से फैलने वाला बीमारी होता है। तो यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी,
हेजा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता मापने वाला यंत्र, यानी वायुमंडल में आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। अब देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों ही ऑप्शन में आपको दिया जाता है, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं और हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापते हैं, डेंसिटी को, घनत्व, ठीक है, याद रखना। बाकी थर्मामीटर से ताप मापते हैं और बैरोमीटर से वायुमंडल या दाब मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से यानी प्लाज्मोडियम से होता है, तो वह प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है, तो मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी यहां करेक्ट होगा। आगे देखिए रेलगाड़ियों में डायनोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए, तो साथियों रेलगाड़ियों में डायनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों देखिए नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्जस क्लाइड ने। ऑप्शन नंबर बी जॉर्जस क्लाइड करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो भाई चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे क्या हो, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, ठीक है, तो वो आगे की ओर झुकता है ताकि वो अपना स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि कर सके। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे क्या होता है, तो देखिए समुद्र के पानी का घनत्व कब बढ़ता है साथियों, तो जैसे जैसे गहराई व खरपतराव बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र के पानी का घनत्व भी बढ़ता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गहराई, जैसे जैसे गहराई व खरपतराव या देखिए खारापन, माफ करना, खारापन बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे आयन मंडल बोलते हैं, यानी आयोनोस्फीयर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। साथियों चंद्र ग्रहण कब होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, तो भाई जब सूर्य व चंद्रमा, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, ऑप्शन नंबर बी आभासी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा है, तो एक चीज याद रखना, चाहे वो दांत का डॉक्टर हो, आंख का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, गले का डॉक्टर हो या कान का डॉक्टर हो, वो एक ही दर्पण का प्रयोग करता है और वह है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। आगे देखिए प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो साथियों प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो नर्म लोहे का, यानी सॉफ्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नर्म लोहा। निम्नांकित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। अब देखिए विटामिन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आपका जल में घुलने वाला विटामिन जो कि होता है विटामिन बी और विटामिन सी, एक होता है साथियों आपका वसा में घुलने वाला विटामिन, वसा में, और वसा में घुलने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यहां पूछा है आपसे कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलता है, तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। देखो ऑप्शन में बी और सी में से कोई एक जरूर होगा, तो देखिए यहां ऑप्शन नंबर सी में विटामिन बी दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा विटामिन बी, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के तो वसा में घुलता है ना, जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन बी और सी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हमारे भोजन में संरचनात्मक या संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो देखिए हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, याद रखिए करेक्ट आएगा विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक होता है, यानी इनमें से कौन सा किरण है जिसकी भेदने वाली क्षमता जो होती है, जिसको हम बोलते हैं वेधन क्षमता, वो सबसे अधिक होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा गामा किरण में, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण है। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है, तो साथियों सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है, तो हाइड्रोजन के संलयन से। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है, तो देखिए ग्लूकोमा हो चाहे आपका ट्रेकोमा हो, यह किसको प्रभावित करता है, तो आंख को, आइस, ठीक है, आंख। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता रहता है? तो देखिए मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो याद रखना यकृत में, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो भाई डायलिसिस कब किया जाता है साथियों? किस अंग में समस्या हो? तो जब किडनी खराब हो। करेक्ट आएगा ब्रिक यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि साथियों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। कितनी की? तो भाई 17 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर याद रखिए। अगला है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो साथियों देखिए समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सोनार करेक्ट होगा। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? याद रखिएगा विद्युत मोटर। डायनेमो नहीं, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन आपसे पूछा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखना विद्युत मोटर, जैसे कि पंखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? साथियों ध्यान से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहते हैं? याद रखिएगा मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आगे देखिए उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है, यानी वह कौन सा ग्रह है जिसमें सूर्य जो है पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से उगता है? तो याद रखिए यूरेनस में, यूरेनस यानी जिसको हम अरुण ग्रह बोलते हैं, अरुण ग्रह हिंदी में। आगे देखिए नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होता है? तो देखिए कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन होता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी सौर सेल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो खसरा हो, सार्स हो या चेचक हो, ये तीनों वायरस के कारण होती है। लेकिन टाइफाइड जो है ये वायरस के कारण नहीं बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड करेक्ट होगा। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? यानी तुरंत फटाफट से ऊर्जा पाने के लिए कोई भी एक एथलीट को क्या दिया जाता है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर एक कार्बोहाइड्रेट करेक्ट होगा। दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। अब दूध का जो घनत्व है वो किससे मापा जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो साथियों देखिएगा सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? याद रखना एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर करेक्ट होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान से देखिएगा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों याद रखिए विलियम रोएंटजन ने। ऑप्शन नंबर बी रोएंटजन करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो साथियों खाद्य ऊर्जा को हमेशा कैलोरी में मापा जाता है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर एक कैलोरी। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को उनके इनमें से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो और याद रखना कि नोबेल पुरस्कार देखिए अब भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। कौन? सीवी रमन। ठीक है, और देखिएगा यहां आपका करेक्ट आंसर आएगा किस कार्य के लिए? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार के लिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रासायनिक देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी एनसीएल ये कहां स्थित है? तो भाई देखिएगा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय रासायनिक कार्य प्रयोगशाला जो है ये कहां पर स्थित है? तो पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। अब बेरी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से, यानी जिसको हम बोलते हैं थाइमिन की कमी से, है ना। आगे देखिए श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? यानी श्वसन के प्रक्रम में वायुमंडल के कौन से घटक का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? तो देखिए पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर एक कंपोस्ट यहां करेक्ट होगा, यूरिया मत कर देना। आगे देखिए वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा वो विटामिन है जिसमें धातु आयन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। साथियों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट एक लौह तत्व है, धातु आयन है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। आगे देखिए महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि से। ऑप्शन नंबर बी आसवन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा होता है? तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है। तो भाई याद रखिएगा दहन, यानी कोई भी पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। श्वसन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। किण्वन की प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। तो यहां करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी
बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? ध्यान से देखिए साथियों, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना, जिसको रसायनों का राजा बोला जाता है। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भाई सोने में मिलाई जाने वाली धातु होती है साथियों तांबा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच प्रदर्शित करता है क्या? तो पीएच क्या प्रदर्शित करता है? तो भाई किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता को अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षार होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है, यानी प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? तो याद रखना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या बोलते हैं साथियों? तो प्रोड्यूसर गैस। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जल गैस। याद रखना जल गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, यानी लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन, जैसे कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक है, तो हेमेटाइट से लोहा को निकाला जाएगा, तो किस प्रक्रिया से निकाला जाएगा? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहां होगा अपचयन से। ऑप्शन नंबर बी अपचयन प्रक्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो देखिए शर्करा हो, बेकिंग पाउडर हो या कास्टिंग सोडा हो, तीनों ही साथियों जल के साथ स्वच्छ विलयन बनाता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल जो है ये जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक एसिड। आगे देखिए, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो भाई शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो गैस है वह साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, डोलामाइट ये किसका अयस्क है? तो ध्यान से देखिए, डोलामाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम करेक्ट होगा। आगे देखिए, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन प्रक्रिया शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी अपचयन। आगे देखिए, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिए हाइड्रोजन के साथियों 3 समस्थानिक होते हैं। एक आपका होता है ड्यूटेरियम, एक होता है प्रोटियम और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम, ठीक है, तीसरा होता है ट्राइटियम, यानी 3 समस्थानिक आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। आगे देखिए, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ है वह है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक संगठक क्या है? तो देखिए एस्पिरिन का रासायनिक रूप क्या होता है? तो याद रखना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे देखिए, सर्वाधिक आघात वर्ध्यता यानी मेलेलेबल धातु कौन सा होता है? तो देखिए सर्वाधिक आघात वर्ध्यता धातु कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सोना। अब आघात वर्ध्यता किसको बोलते हैं? जिसको पीट कर हम सबसे अधिक पत्थर यानी पतला कर सकते हैं, तो वो है आपका सोना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो भाई मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। याद रखिए, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? यानी मानव शरीर में लौह तत्व का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो हरी सब्जियां जैसे कि पालक के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहॉल बनता है, यानी गैसोलीन को इनमें से किससे मिश्रित करने के बाद वो गैसोहॉल बनता है? तो याद रखिए गैसोलीन को एथिल अल्कोहल से मिश्रित करके वो गैसोहॉल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी एथिल अल्कोहल करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भाई जब हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं या भोजन पकाते हैं तो उस भोजन में जो विटामिन होता है ना वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विटामिन। नेक्स्ट है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? यानी वह जल जो आसानी से झाग नहीं देता है उसको कठोर जल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी कठोर जल। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तो भाई तंबाकू का मुख्य जहरीला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है ना। ऑप्शन नंबर सी निकोटीन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। आगे देखिए, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? यानी लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। अगला प्रेकत्व की यूनिट क्या है? तो भाई प्रेकत्व का एसआई इकाई क्या होता है? तो याद रखना हेनरी होता है, हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य को या मछली को पालने की जो प्रक्रिया है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी पीसी कल्चर करेक्ट होगा। आगे देखिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, किसी भी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व केंद्र। आगे देखिए, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? तो देखिए मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा गैसों का दाब। देखिए ध्वनि का वेग
ये तो साथियों डेसिबल में मापा जाता है। वायुमंडल नमी यानी आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। अभी मैंने बताया आपको घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देखिए कीटों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं, तो जोसेफ लिस्टर को। ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर यहां आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, लुई पास्चर ने दूध के पाश्चीकरण का सिद्धांत दिया था, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो जोसेफ लिस्टर यहां करेक्ट होगा जिन्होंने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। आगे देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित के कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन इसके बाद अभी पूछेंगे आपसे, देखिए रबड़ के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है। तो रबड़ के बल्कनाइजेशन या बल्कनीकरण के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा गंधक। गंधक यानी सल्फर करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी सल्फर। ठीक है, चलिए टेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का, मेढक का, मनुष्य का या गुलाब का। चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग इजीली बता सकते हैं। सभी साथी कमेंट कर दीजिए, साथ ही में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। और अगर क्लास पसंद आया है तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। क्लास